पिछले पार्ट में आपने देखा कि मोटे अंकल गश को बचाने के लिए उस शिकारी को खत्म कर दिया था। जब मूस ने देखा कि गस अब सुरक्षित है तो वह चुपचाप जंगल में वापस चला गया। यह साफ था कि गस कोई साधारण हाइब्रिड नहीं था, उसके भीतर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। अगली सुबह घर के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला बदल दिया। भारी मन से उसने गस को गोद लेने से मना कर दिया। अब मोटे अंकल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे गस को साथ लेकर फिर से यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि गस को सुरक्षित रूप से कोलोराडो जाने वाली ट्रेन में बैठा देंगे और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। संयोग से उस दिन हैलोवीन का त्योहार था। मोटे अंकल ने गस के लिए एक खास टोपी बनाई ताकि वह एक हाइब्रिड की तरह नहीं बल्कि हाइब्रिड का वेश धारण किए हुए सामान्य बच्चे जैसा लगे। योजना काम कर गई। उन्होंने ट्रेन की टिकट खरीद ली और सफलतापूर्वक स्टेशन के अंदर पहुंच गए। तभी गस की नजर कुछ सैनिकों पर पड़ी जो सामान उतार रहे थे। उसकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उन बक्सों के अंदर वही दवाइयां हैं जिनकी मोटे अंकल को जरूरत थी। मोटे अंकल कुछ देर सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि जाने से पहले एक आखिरी जोखिम उठाया जाए। दोनों चुपके से मालगाड़ी के डिब्बे में घुस गए। अंदर ढेर सारा सामान रखा था। गस ने अपनी तेज सूंघने की क्षमता की मदद से जल्दी ही वह दवा ढूंढ निकाली। लेकिन जब वे दवा लेकर बाहर निकल रहे थे तभी एक सैनिक ने पीछे से बंदूक आन दी। मोटे अंकल ने मौका देखते ही पलटकर सैनिक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सैनिक छूटने की कोशिश करता रहा और उसने चेतावनी देने के लिए गोली चला दी। स्थिति बिगड़ने से पहले ही मोटे अंकल ने उसे बेहोश कर दिया और वहां से निकल गए। फिर वे गस को लेकर टिकट जांच वाले क्षेत्र में पहुंचे और उसे सुरक्षित ट्रेन में बैठा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी वही सैनिक अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही सैनिकों को गस के हाइब्रिड होने का पता चल गया। अब उनकी मुसीबत और बढ़ गई। सैनिकों ने उन्हें कैदियों की तरह बांध दिया और मुख्यालय ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में अचानक उन पर घात लगाकर हमला हुआ। कुछ ही पलों में पूरा सैनिक दल खत्म हो गया। हमलावर अजीब जानवरों जैसी पोशाक पहने हुए थे। वे खुद को एनिमल आर्मी कहते थे। उनकी नेता एक साहसी महिला थी जिसे सब भालू बहन कहकर बुलाते थे। इस संगठन का उद्देश्य हाइब्रिड बच्चों की रक्षा करना था। उनका मानना था कि हाइब्रिड कोई अभिशाप नहीं बल्कि मानवता के लिए ईश्वर का उपहार है। उनके अनुसार वायरस आने से पहले पृथ्वी बुरी तरह बीमार हो चुकी थी। लालच में अंधे इंसानों ने ग्लेशियर पिघला दिए थे, नदियों को प्रदूषित कर दिया था और प्रकृति को विनाश की ओर धकेल दिया था। लेकिन हाइब्रिड बच्चों के आने के बाद धरती धीरे धीरे फिर से जीवित होने लगी। जंगल हरे भरे होने लगे और प्रकृति में नई जान आ गई। तुम लोग धरती को जीवित रख सकते हो, इसीलिए हमने शपथ ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हर हाइब्रिड की रक्षा करेंगे। एनिमल आर्मी के शिविर में गस का स्वागत इसी राजा की तरह हुआ। वहाँ खेलने के लिए बम्पर कारें थी, खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ थी और देखने के लिए अनगिनत कार्टून थे। लेकिन मोटे अंकल की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। उनके अतीत में कई दर्दनाक यादें दबी हुई थी। एक समय उन्हें मजबूरी में एक क्रूर सैन्य गिरोह का हिस्सा बनना पड़ा था, जहाँ उन्होंने ऐसे काम किए थे जिन पर उन्हें आज भी पछतावा था। एनिमल आर्मी के लोगों को उनके अतीत की हर बात पता थी और यही वजह थी कि वे उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे। वे गुस्से में थे और बदला लेने के लिए उन्हें मार डालना चाहते थे। लेकिन गस लगातार उनके लिए विनती करता रहा। उसने कहा, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इनका दिल बुरा नहीं है, ये एक अच्छे इंसान है। फिर उसने भावुक होकर कहा, आप लोगों को भी चोट पहुंची है ना? मेरे साथ भी बुरा हुआ है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। शायद वे हर बात में अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। गस की मासूम बातों ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को कुछ पल के लिए चुकर दिया। मोटे अंकल के दिल को भी यह बात छू गई। यह सुनकर भालू बहन भी भावुक हो गई। आखिरकार उन्होंने मोटे अंकल को बाहर मैदान में लाकर सबके सामने घोषणा की कि उनकी मौत की सजा माफ की जाती है। लेकिन यह फैसला सभी को पसंद नहीं आया। एनिमल आर्मी की उपनेता टाइगर बहन और उनके समर्थक इस फैसले से बेहद नाराज थे। उन्होंने गुस्से में कहा, हो सकता है कि तुम भूल गई हो कि एनिमल आर्मी किस लिए बनी थी, लेकिन हम नहीं भूले हैं। टाइगर बहन की एक आवाज पर दर्जनों लोग उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने भालू बहन के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक खूंखार बाघ को छोड़ दिया ताकि मोटे अंकल को सबसे दर्दनाक मौत दी जा सके। जैसे ही बाघ उनकी ओर बढ़ा, गस अचानक आगे आ गया और मोटे अंकल के सामने खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से बाघ से कहा, कृपया इन्हें चोट मत पहुंचाओ। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। गुस्से से दहाड़ता हुआ बाघ अचानक शांत हो गया। वह डरकर एक कोने में दुबक गया और हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कुछ लोग तो उसी समय गस के पक्ष में खड़े हो गए। टाइगर बहन गुस्से से पागल हो उठी। उसने तुरंत विद्रोह का ऐलान कर दिया और कसम खाई कि वह मोटे अंकल को मारकर ही दम लेगी। कुछ ही देर में पूरा शिविर युद्ध के मैदान में बदल गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर गस ने मोटे अंकल को आजाद कराया और दोनों वहाँ से भाग निकले। उधर सतह संघर्ष में आखिरकार टाइगर बहन जीत गई। भालू बहन को मजबूर होकर एनिमल आर्मी छोड़नी पड़ी। जंगल के बीच चलते हुए मोटे अंकल अचानक भावुक हो गए। उन्होंने गस की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आज तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे लिए खड़े हुए। यह सुनकर गस मुस्कुरा दिया। उसी पल मोटे अंकल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मुट्ठी बांधो। गस ने भी अपनी छोटी सी मुट्ठी आगे कर दी। मोटे अंकल बोले, अब से मैं तुम्हारे साथ कोलोराडो चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूंगा। दोनों ने मुठ्ठियां टकराई और अपनी नई यात्रा शुरू कर दी। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि सामने भालू बहन उनका इंतजार करती हुई मिल गई। वह एक खुशखबरी लेकर आई थी। पहले गस ने उनसे अपनी माँ के बारे में बात की थी। जब उन्हें पता चला कि उसकी माँ का नाम बर्डी है तो उन्होंने चुपचाप उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें कोलोराडो में बर्डी के घर का पता मिल गया था। बस हालात ऐसे थे कि वे यह बात गस को पहले नहीं बता पाई थी। अब उन्होंने फैसला किया कि वे भी इस सफर में उनके साथ चलेंगी और गस को उसी माँ तक पहुँचाने में मदद करेंगी। लेकिन मोटे अंकल को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे इस पागल औरत के साथ यात्रा नहीं करना चाहते। यह देखकर गस ने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, प्लीज 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 प्लीज। उसकी मासूमियत के आगे आखिरकार मोटे अंकल हार गए।
गए। इसके बाद तीनों साथ निकल पड़े। कुछ समय बाद वे रेलवे लाइन के पास पहुंचे और चलती हुई मालगाड़ी पकड़ने का फैसला किया। गस और भालू बहन आसानी से दौड़कर ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन मोटे अंकल की हालत खराब हो गई। उनका भारी भरकम शरीर इतनी तेज नहीं दौड़ सका था। धीरे धीरे वे पीछे छूटने लगे। ट्रेन पर खड़े गस और भालू बहन घबराकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरी क्षणों में उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वे गिर जाएंगे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। आखिरकार उन्होंने ट्रेन के आखिरी डिब्बे को पकड़ लिया और किसी तरह खुद को ऊपर खींच लिया। गस और भालू बहन ने राहती सांस ली। अंदर पहुंचने के बाद तीनों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढी और छिपकर बैठ गए, लेकिन तभी गस से गलती हो गई। उसके हाथ से एक चीज गिरकर जोर से फर्श पर जा गिरी, जिससे ट्रेन के कर्मचारी का ध्यान उनकी ओर चला गया। स्थिति बिगड़ती देख मोटे अंकल ने पीछे से उसके कंधों पर जोरदार वार कर दिया, लेकिन कर्मचारी भी कम ताकतवर नहीं था। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ उठा ली और जवाबी हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों का शरीर बेहद विशाल और मजबूत था, इसलिए कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। लड़ाई के दौरान अचानक मोटे अंकल ठिठक गए। उन्होंने गौर से कर्मचारी का चेहरा देखा, फिर हैरानी से बोले, अरे तुम? तभी कर्मचारी भी उन्हें पहचान गया। दरअसल वह उनका पुराना दोस्त था, जो कभी उनके साथ फुटबॉल टीम में खेला करता था। सालों बाद अचानक मुलाकात होने पर दोनों बेहद खुश हो गए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि गस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों तुरंत घबरा गए और उसे ढूंढने के लिए ट्रेन के डिब्बों में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद गस खुद ही वापस लौट आया। उसका चेहरा उदास था। उसने कहा, मेरा खिलौना कुत्ता खो गया है। मोटे अंकल ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, ट्रेन से उतरने के बाद मैं तुम्हें नया खिलौना दिला दूंगा। लेकिन गस के लिए वह खिलौना सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वह उसके बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक था। तभी भालू बहन तेजी से दौड़ती हुई वापस आई। उन्होंने घबराकर बताया, आगे वाले डिब्बों में सैनिक चढ़ चुके हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। यह सुनते ही ट्रेन कर्मचारी उन्हें अपने निजी विश्राम कक्ष में ले गया और छिपा दिया। मोटे अंकल ने दरवाजे की छोटी खिड़की से बाहर झांका। उसी समय उन्होंने देखा कि सैनिकों के पास फर्श पर गस का वही खोया हुआ खिलौना कुत्ता पड़ा हुआ है। मोटे अंकल समझ गए कि यह खिलौना गस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वे कुछ पल तक सोचते रहे, फिर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने धीमे से कहा, लगता है अब हमें थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कर्मचारी की टोपी पहन ली और खुद को ट्रेन कर्मचारी जैसा दिखाने लगे। फिर पूरी शांति के साथ दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। सैनिकों की निगाहें उन पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने बिना घबराए जमीन पर पड़ा खिलौना उठाया और वापस मुड़ने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। मोटे अंकल के कदम वहीं थम गए। सैनिकों के नेता ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी जेब से एक वांछित अपराधी का पोस्टर निकाला। उस पर मोटे अंकल की तस्वीर छपी हुई थी। अधिकारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। स्थिति पल भर में बदल गई। मोटे अंकल ने बिना समय गंवाए पास रखे माल के बक्से सैनिकों की ओर धक्का दे दिया और भाग खड़े हुए। उधर भालू बहन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि सैनिक अंदर न घुस सके, लेकिन वे अच्छी तरह जानती थीं कि यह रुकावट ज्यादा देर तक सैनिकों को नहीं रोक पाएगी। खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका था।